हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग। तुम लोग का स्वागत है माँ काली कोचिंग सेंटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। अभी तुम लोग का एग्ज़ाम फरवरी में चल रहा है। उम्मीद है तुम लोग का तैयारी अच्छा होगा और इसी तैयारी के क्रम में हम सभी तुम लोगों के लिए ऑनलाइन क्लास का व्यवस्था किए हुए हैं। जैसा कि तुम लोग को मालूम है कि साइंस की क्लास चल रही है, साथ ही साथ आज मैथ्स का क्लास भी स्टार्ट हो गया है और इसी दरमियान में हम तुम लोग के लिए लाए हुए हैं हिंदी का टॉप धमाकेदार क्वेश्चन। यानी हिंदी का आज हम तुम लोगों को 25 क्वेश्चन कराएंगे। तो चलो फटाफट चलो, समय को ना गवाते हुए एक काम करो, तुम लोग फटाफट क्या करना, तुम लोग कॉपी ले लो, पेन ले लो और 1 से लेकर के 25 नंबर तक डाल दो। आज टेस्ट होगा कि देखते हैं कि कौन 25 में 25 लाता है। और हाँ, ईमानदारी के साथ में तुमको अपना जवाब को नोट करना है और कॉपी में लिखना है। और लास्ट में जाने के बाद जब वीडियो को तुम पूरा देख लोगे तो क्या करना कि कमेंट बॉक्स में अपना नाम और साथ ही साथ जितना नंबर आएगा, जैसे तुम्हारा नंबर 25 में जितना नंबर आया उसको ऊपर टाइपिंग कर लेना और साथ ही साथ 25 को नीचे टाइपिंग कर लेना, क्योंकि हमारा क्वेश्चन 25 है। तो चलो फटाफट चलते हैं हम लोग प्रश्न की ओर। आज हम लोग हिंदी का 25 क्वेश्चन तुम लोग को कराने वाले हैं। तो ये हमारा क्लास, तुम लोग को मालूम है कि हमारा क्लास लाइव है, डेली क्लास लाइव चल ही रहा है। साथ ही साथ यदि तुम लोग को जो भी बच्चे बाहरी बच्चे हैं, कोई भी देख रहे हैं हमें, तो उन लोगों के लिए है कि यदि फ्री क्लास करना है हमारा तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना भाई। काफ़ी मेहनत लगता है, सारा सेटअप वगैरह तैयार होता है, दिन भर हम लोगों का ऑफलाइन क्लास चलता ही है, साथ ही साथ समय निकाल करके हम तुम लोगों के लिए ऑनलाइन क्लास करते हैं। तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब वगैरह अवश्य कर लेना। हम तुम लोगों के लिए नया नया वीडियो कोशिश करेंगे लाने का और नया नया वीडियो के माध्यम से तुम लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ों को सिखाएंगे ताकि तुम्हारा एग्जाम अच्छे से जाए। तो चलो फटाफट चलते हैं। ये तुम्हारा पहला वीडियो है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है तुम लोग के लिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? अब बताओ फटाफट क्या हो जाएगा इसका आंसर। 5 सेकंड तुम्हारे पास है, ठीक है। तो पहला है 1871, ऑप्शन ए में है, बी में 1881, सी में 1861 या फिर डी में 1891। क्या हो जाएगा इसका आंसर? फटाफट लगाना, फटाफट टाइपिंग कर देना कितना आंसर होगा इसका आंसर। हम लोग चलते हैं फटाफट इसका आंसर देखते हैं। तुम्हारे पास समय है मात्र 5 सेकेंड। कितना सेकेंड है? मात्र 5 सेकेंड। तो इसका आंसर क्या होगा? सोच लिए हो, ठीक है। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 1891। क्या हो जाएगा? 1891। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था ना, वह 1891 में हुआ था। कहाँ हुआ था? अगर जानते हो तो उनको टाइप कर देना ऑप्शन में। साथ ही साथ हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं तुम लोग के लिए, शायद उसमें मिल जाए तुमको कहाँ जन्म हुआ था। चलो अगला प्रश्न की ओर हम लोग आ गए हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न है तुम सबके लिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? अब राज्य पूछ रहा है तो राज्य में पहला हो जाएगा बिहार, दूसरा हो जाएगा महाराष्ट्र, तीसरा हो जाएगा मध्य प्रदेश और चौथा हो जाएगा उत्तर प्रदेश। फटाफट बताओ क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश में कौन सा गाँव में हुआ था? तो ये तुम लोगों को कमेंट में टाइपिंग कर देना है, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है तुम सबके लिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? यह तुम लोगों का गद्य खंड का पहला लेसन है। लेखक का नाम सभी स्टूडेंट जाने से पहले अवश्य याद कर लेना, क्योंकि लेखक से एग्जाम में अवश्य क्वेश्चन पूछा जाएगा। उनके पिताजी का नाम, माँ का नाम और उनकी जो कृतियां हैं, रचना वगैरह सब है, सारा का सारा याद करके तभी एग्जाम हॉल में एंट्री करोगे, ठीक है ना। चलो फटाफट बताओ क्या हो जाएगा इसका आंसर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हो जाएंगे? तो नलिन विलोचन शर्मा या फिर भीमराव अंबेडकर या फिर यतीन्द्र मिश्र या फिर अमरकांत। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो हमारे संविधान के निर्माता भी हैं। काफ़ी बड़ी उनकी भूमिका है संविधान को बनाने में, है ना। चलो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? पहला है अशिक्षा को या फिर जनसंख्या को या फिर जाति प्रथा को या फिर उद्योग धंधों की कमी को। आखिर बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? जाति प्रथा। क्योंकि जाति प्रथा की वजह से कई लोग रोजगार नहीं कर पाते हैं, मन के मुताबिक रोजगार नहीं कर पाते हैं। उनको लगता है कि भाई हमारा जाति ये है, हम इस रोजगार को करेंगे तो फिर हमें शर्म आएगी। कहा भी गया है, जिसने किया शर्म फूटा उसका कर्म, है ना। तो लोग शर्म की वजह से कई सारे रोजगार को नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है तुम सबके लिए, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है?
दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, पानी और नमक के मिश्रण की तरह, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा दूध और पानी के मिश्रण की तरह। फटाफट सोचना है, सोचने का टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है ना। हम लोगों का जो भाईचारा होना चाहिए वह दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि दूध में अगर पानी को मिला देते हैं तो क्या हम पानी को दूध से अलग कर पाएंगे या फिर दूध को पानी से अलग कर पाएंगे? नहीं ना। तो हमारा जो भाईचारा होना चाहिए वैसा होना चाहिए कि कोई हमें अलग ना कर पाए, बिल्कुल इनके तरह, ठीक है ना। तो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। फटाफट देखो अगला प्रश्न क्या है तुम सबके लिए। अगला क्वेश्चन है कि बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किनकी रचना है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा मैक्स मुलर, अमरकांत, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर। जैसा कि हम तुम लोग को बोल दिए अभी ही कि सारा का सारा उनका कीर्ति जो रचना वगैरह सब है, सारा रचना को याद करके तभी एग्जाम में जाओ, क्योंकि ये सब क्वेश्चन VBI है, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, ठीक है ना। चलो हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न है कि लेखक भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? आखिर उनका जन्म कब हुआ था? 14 अगस्त 1878, 14 जून 1889, 14 मार्च 1890 या फिर 14 अप्रैल 1891? कब हो जाएगा इनका जन्म? तो इसका जन्म हो जाएगा 14 अप्रैल 1891। 14 अप्रैल 1891 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था मऊ मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। पहला वाला का आंसर हम बोल दिए, मऊ मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न है तुम सबके लिए। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? आखिर ये जो हमारा सभ्य समाज है वह कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? श्रम विभाजन, धन विभाजन, जन विभाजन या फिर जाति विभाजन? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जाति विभाजन या फिर श्रम विभाजन? फटाफट बताओ तुम लोग क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा श्रम विभाजन। क्या हो जाएगा? श्रम विभाजन। श्रम विभाजन के लिए हमारा समाज बोलता है कि श्रम विभाजन कार्यकुशलता के लिए आवश्यक है ना। चलो हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना? आखिर कौन सी ऐसी प्रथा है जो कि खतरनाक है? पहला आंसर हो जाए, पहला ऑप्शन है सती प्रथा, दहेज प्रथा, बाल विवाह प्रथा या फिर जाति प्रथा। इनमें से कौन सी ऐसी प्रथा है जो कि खतरनाक है ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार, ठीक है। तो क्या सती प्रथा क्या होता है भाई? सती प्रथा क्या होता है कि पहले जमाने में क्या होता था कि कम उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। अगर उनके पति की डेथ हो जाता था तो क्या होता था कि लड़कियों को सती होना पड़ता था, उनको जिंदा जलाया जाता था। तो यह तो सती प्रथा जो कब का खत्म हो चुका है। दहेज प्रथा तो खैर चल ही रहा है, इनके बारे में सब लोग जानते हो, बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। बाल विवाह तो वैसे हम बता ही दिए कि बच्चों में शादी हो जाता था पहले ही उम्र में, तो बाल विवाह हो जाएगा। जाति प्रथा, इसमें सबसे खतरनाक भीमराव अंबेडकर के अनुसार हो जाएगा जाति प्रथा, यानी D नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। फटाफट देखते हैं कौन सा हो जाएगा। 10वां प्रश्न हो जाएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहां हुई थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहां हुई थी? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश 1946, बिहार 1966 में, उत्तर प्रदेश 1976 में या फिर दिल्ली 1956 में। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली 1956। दिल्ली 1956 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हुई थी, है ना। याद है कि नहीं याद है? अगर याद नहीं है तो फटाफट याद कर लेना है, ठीक है ना। चलो हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, मातृत्व पर आधारित होगा। यह किसने कहा था? किसने कहा था कि हमारा जो आदर्श समाज होगा वह स्वतंत्रता पर, समानता पर, मातृत्व पर आधारित होगा? तो क्या उसका आंसर हो जाएगा मैक्स मुलर या फिर भीमराव अंबेडकर, बिरजू महाराज या फिर अज्ञे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वैसे ही चैप्टर भी है, सभी को लग भी रहा होगा कि यह आंसर होगा, है ना। चलो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न है कि मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा गया है? कौन है मानव मुक्ति का पुरोधा? सारा का सारा क्वेश्चन VBI है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो पहला प्रश्न हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा नलिन विलोचन शर्मा, यतेंद्र मिश्र, भीमराव अंबेडकर या फिर अमरकांत। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर को मानव मुक्ति का पुरोधा कहा गया है, ठीक है ना। याद कर लेना है फटाफट सारा चीज को।
चलो हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? कौन सा उनका ऐसा भाषण है जिनसे कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा चैप्टर को लिया गया है? तो द ऑप्शन पहला क्या है? द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, हु आर शूद्राज। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर क्या होगा? फटाफट सोच लो, फटाफट, 5 सेकंड का समय दिए हुए हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्या आंसर हो जाएगा? सी नंबर, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। इन्हीं के द्वारा, इसी से लिया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भाषण का ही संपादित अंश है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, चलो हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न कौन सा हो जाएगा कि विष के दांत कहानी के लेखक कौन है? अच्छा, अब दूसरा लेसन स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें भी आने वाला है विष के दांत से। विष के दांत बच्चों का फेवरेट चैप्टर है, काफ़ी मज़ा भी आया होगा क्लास में पढ़ने में, है ना। चलो देखते हैं कि पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नलिन विलोचन शर्मा, मैक्स मुलर या फिर विनोद कुमार शुक्ल। कौन हो जाएंगे विष के दांत के लेखक? विष के दांत के लेखक हो जाएंगे नलिन विलोचन शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा विष के दांत के क्या हैं? लेखक हैं। ठीक है ना, याद होना चाहिए, सारा का सारा चैप्टर का लेखक का नाम याद करके तभी एग्जाम हॉल में जाना है, नहीं तो नंबर कट जाएगा। चलो हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, फटाफट देख लेते हैं कौन सा अगला क्वेश्चन है। 15 में है कि गिरधर लाल कौन थे? उस कहानी में गिरधर लाल कौन थे? तो गिरधर लाल कौन थे? कासू के पिता, या फिर मदन के पिता, या फिर रजनी के पिता, या फिर शेफाली के पिता। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा मदन के पिता, मदन के पप्पा। मदन के पिता का नाम क्या था? गिरधर लाल। कोई बता सकते हैं कि गिरधर लाल कहाँ पर काम करता था, कहाँ पर नौकरी करता था? यदि किसी को मालूम होगा तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख देना। ठीक है, चलो हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न है तुम सबके लिए कि सेन साहब के कार की कीमत क्या थी? क्या थी उनके कार की कीमत? ठीक है ना, पहला ऑप्शन हो जाएगा 7,500, बी नंबर 8,500, सी नंबर 9,500 और डी ऑप्शन 7.5 लाख। बहुत सा बच्चा को लग रहा होगा कि 7.5 लाख होगा, क्योंकि कार तो लाख में मिलता है, हजार में तो मिलता नहीं है। लेकिन बाबू गलत है, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर 7,500। 7500 में उन्होंने काली चमचमाती हुई कार खरीदी थी। लगता था ऐसा कि जैसे कि कोयल घोंसले से आई हो, कोयल घोंसले से उड़ करके आई हो। काली चमचमाती हुई कार खरीदी थी सेन साहब ने, है ना। चलो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। ऐसे ही लड़के आगे चल करके गुंडे, चोर, मवाली बनते हैं, है ना। गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? कौन ऐसे व्यक्ति थे उस कहानी में जिन्होंने कहा था कि ऐसे ही लड़के गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं? क्या सेन साहब की पत्नी गिरधर लाल सेन साहब? किसने कहा था? तो सेन साहब की पत्नी ने नहीं कहा था, गिरधर लाल इन्होंने नहीं कहा था, सेन साहब ने कहा था। किसको देख करके? किसको देख करके कहा था कि ऐसे ही लड़के गुंडे, चोर बनते हैं ना? मदन को देख करके। किसको देख के कहा था? मदन को देख करके। काफी मजेदार कहानी था, है ना। चलो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? आखिर डेट बताना है, डेट मंथ भी है, साथ ही साथ वर्ष भी है। 14 जनवरी 1915, 18 फरवरी 1916, 22 मार्च 1917, 24 अप्रैल 1918। कब हो जाएगा? इसका ऑप्शन क्या है? फटाफट बताओ क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा 18 फरवरी 1916। 18 फरवरी 1916 को नलिन विलोचन शर्मा चचा का जन्म हुआ था, है ना। चलो हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन में, फटाफट देख लेते हैं। 19वां प्रश्न आ ही गया है। काफी आसान क्वेश्चन है। बहुत बच्चा को लग रहा होगा सर मेरा 25 से 25 तो आ ही जाएगा, है ना। चलो चलते हैं। मोटर कार को किससे खतरा था? आखिर वो जो काली चमचमाती हुई कार थी, उस कार को किससे खतरा था? ऑप्शन में देखो क्या क्या लिखा हुआ है। सोफर, मदन, खोखा या फिर शेफाली। किससे खतरा था? सोफर से नहीं, नौकर से खतरा नहीं था, वो तो उसको साफ उफ करता था। मदन तो खैर बाहर का था, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो खोखा से खतरा था, क्योंकि खोखा इंजीनियर उनके पिताजी बनाना चाहते थे, उनको काफी छूट दिया हुआ था। इस वजह से खोखा क्या करता था? जब मन तब उस कार को कुछ न कुछ करते ही रहता था, नुकसान पहुंचाते रहता था, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा खोखा। अच्छा ये क्वेश्चन है, बताओ तो तुम लोग, खोखा का दूसरा क्या नाम था?
अगर जानते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना फटाफट। खोखा का दूसरा नाम क्या था? अच्छा, एक क्वेश्चन भी है कि खोखा और खोखी यह किस भाषा का शब्द है? बताओ, खोखा और खोखी कौन सी भाषा का शब्द है? तो यह बंगाली भाषा का शब्द है। बंगाली में है ना, बंगाली में खोखा और खोखी कहा जाता है। खोखा कहा जाता है लड़का को और खोखी कहा जाता है लड़की को, है ना। चलो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखो फटाफट क्या क्वेश्चन है। कौवों की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? कौन कौवों की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया? क्या कबूतर? नहीं, हंस। हंस कौवों की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि हंस किसको कहा गया है या फिर कौवा किसको कहा गया है? तो हंस कहा गया किसको? खोखा को। क्यों? क्योंकि खोखा क्या था कि अमीर था, है ना, उसको कहा गया, हंस से तुलना किया गया है। और कौवा किसको कहा गया है? मदन को। किसको कहा गया है? मदन को कहा गया था कहानी में कौवा, है ना। वो गरीब था इसलिए उसने, लेखक ने उसको तुलना कौवे से कर दिया। चलो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, फटाफट देख लेते हैं क्या है अगला प्रश्न। 21वां प्रश्न है कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, यह कथन किसका है? किसने कहा था कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं? तो देख लेते हैं क्या सब ऑप्शन है। सेन साहब का, गिरधर लाल का, अखबार नबीस का या मिस्टर सिंह का? किसने कहा था कि मैं खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन चीज? सेन साहब। किसने कहा था? सेन साहब ने कहा था कि मैं अपना बेटा खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, है ना। चलो हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न में, देखते हैं क्या है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि लेखक नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? अब कहाँ जन्म हुआ था? डेट मंथ तो हम लोग जान लिए 1916 है, ठीक है। गांधी घाट पटना, कृष्णा घाट पटना, बदर घाट पटना, रानी घाट पटना। क्या हो जाएगा इसका आंसर? फटाफट सोचो तो। बदर घाट पटना, है ना। क्या हो जाएगा? बदर घाट पटना। ये पटना के ही थे नलिन विलोचन शर्मा, है ना। चलो हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि नलिन विलोचन शर्मा जी की मां का नाम क्या था? उनकी मां का नाम क्या था? लीलावती देवी, रत्नावती देवी, कमलावती शर्मा, प्रभावती शर्मा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा रत्नावती। क्या हो जाएगा? रत्नावती। रत्नावती देवी, रत्नावती देवी उनकी मां का नाम था। किनका? नलिन विलोचन शर्मा जी की मां का नाम था रत्नावती देवी, ठीक है ना। थोड़ा स्पीड में चल रहा है क्योंकि क्वेश्चन आसान है, इसीलिए थोड़ा स्पीड में हम लोग लेके चल रहे हैं। वाकिफ शब्द का क्या अर्थ होता है? वाकिफ शब्द का क्या अर्थ होता है? ठीक है, ऑप्शन में है पहला सभ्यता, बी में है घटना, सी में है परिचित या फिर डी में है क्रूर। वाकिफ का मतलब क्या होता है? तो वाकिफ का मतलब होता है परिचित। जैसे हम तुमसे वाकिफ हैं, यानी तुम हमें जानते हो और हम तुम्हें जानते हैं, है ना। यानी हम आपसे वाकिफ हैं, हम आपसे वाकिफ हैं और आप हमसे वाकिफ हैं, जानते हैं हमें। चलो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये है अंतिम और आज का वीडियो यहीं समाप्त करेंगे, ठीक है ना। 25 प्रश्न जैसा कि हम वादा किए थे, 25 प्रश्न तुम सबके लिए लाए हुए थे। चलो, सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? उनकी 5 लड़की थी, ठीक है ना। तो 5 लड़कियां कैसी थी? क्या उदंड थी उनकी 5 लड़की, या फिर नासमझ थी, या फिर मूर्ख थी, या फिर सुशील थी? तो उसकी 5 लड़की कैसी थी? सुशील थी, सुंदर और सुशील थी, है ना। क्या कोई बच्चा ऐसा है जो कि बता सकता है उनकी 5 बेटी का नाम? अगर सभी बच्चे जानते हो 5 बेटी का नाम तो कमेंट बॉक्स में भर देना, धुआं कर देना है, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स को धुआं कर देना है, पूरा कमेंट बॉक्स फुल हो जाना चाहिए कि कैसा लगा तुमको आज का वीडियो। और सेन साहब की 5 बेटी का नाम कम से कम जरूर टाइप कर देना, इससे तुम्हारी तैयारी पता चल जाएगी हमें, ठीक है। थैंक यू सो मच। तुम लोग ऐसे ही तैयारी करते रहो। बेस्ट ऑफ लक बाबू, बढ़िया से एग्जाम देना है और अपने माता पिता और अपने कोचिंग का नाम भी रोशन करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच।